जी, तो फाइनल क्लास का फाइनल पार्ट स्टार्ट करते हैं। माज़रत ऑनलाइन वाले बच्चों और जो फिज़िकल आज बारिश की वजह से घर बैठ के ले रहे हैं वो बच्चों। कोशिश तो नहीं थी कि इतना लंबा हो, लेकिन होता चला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको अब कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके साथ मैंने ये सारा कुछ कर लिया है, ठीक है? अब बस इसकी रिवीजन पे मुझे 10 मिनट चाहिए, 10 से 15 मिनट, वैसे 10 मिनट काफ़ी होंगे। इसका क्वेश्चन मैंने नहीं करवाना, जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, जो रिवीजन प्लान में डाले हैं, बस वही आपने इसके करने हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये सवाल काफ़ी फरमाइश आ रही है, ये करवा के फिर मैं इस क्लास को क्लोज़ करूँगा। अब इसके ऊपर आधा घंटा लगे, पौना लगे, घंटा लगे, ये आखिरी पार्ट है इंशाअल्लाह, ठीक है? इंशाअल्लाह। लें जी, सीवीपी रिवाइज़ हो गया। इसको छोड़ के ऊपर देखें तो डिसीजन मेकिंग हमने रिवाइज़ किया आज। ये सारे हैंडआउट्स बना के मैं तस्वीरें भेजूँगा। रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज़ किया हमने, और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ये हम पहले से ही देख चुके थे। मोटी मोटी चीज़ें यही हैं रिवाइज़ करने वाली। बाकी अब आप कहें कि जी एफओएच में कुछ रिवाइज़ कराएं, तो भाई सवाल कर लीजिएगा जो करवाएं। एबीसी में क्या सवाल, टारगेट कॉस्टिंग में सवाल कर लीजिएगा जो करवाएं हैं, वही आपकी रिवीजन होगी, ठीक है ना? तो ये मेजर पोर्शन जो होता है वही रिवाइज़ किया जाता है चीज़ों रिवीजन क्लासेस के अंदर, ठीक है? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आते हैं जी हम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का ही पोर्शन है। डिसीजन मेकिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स चैप्टर 16, रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर 15, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सीवीपी एनालिसिस, यही था ना? तो ये एक रह गया है। इसमें 3 तरह के सवाल आया करते हैं, पर मेरी गट फीलिंग थोड़ी इस तरफ जा रही है इस दफ़ा, ईओक्यू की तरफ। लेकिन आप जो छोड़ के जाएंगे वो लाजमी आएगा, मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। जब सारा कुछ करवाया तो सब करके जाना। रिवीजन प्लान में जो क्वेश्चन है सिर्फ वही करने हैं, ठीक है? लेकिन ईओक्यू मुझे लग रहा है कि बहरहाल इस दफ़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और ईओक्यू के अंदर आपको पता है, देखते हैं क्या आता है। चलें, फ़िलहाल तो सबसे पहले इन्वेंट्री लेवल्स, जो सबसे आसान होता था, इसके अंदर चंद एक फार्मूलाज थे, ठीक है? इन्वेंट्री लेवल्स, जिसमें हमने कहा था कि जी एक ख़ास लेवल तक इन्वेंट्री कम होते होते आती है, एक लेवल आता है जिस पे हम ऑर्डर कर देते हैं। क्योंकि ऑर्डर के आने में भी कुछ टाइम लगता है, तो वो रीऑर्डर पॉइंट एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद मिनिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री, ये 4 ही फार्मूलाज थे, ठीक है? और यही वो सीधे सीधे मांग लेता है सवाल के अंदर। तो इतना सीधा सीधा पता नहीं क्यों नहीं लग रहा कि वो यूक्यू की तरफ जाना चाहिए उसको। मज़े का सवाल तो यूक्यू के बनता है। बहरहाल ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से 2 सवाल भी पूछता रहा है वो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से 1 सवाल तो अक्सर पूछ लेता है वो, और पिछली अटैम्प्ट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से सवाल नहीं पूछा उसने, ठीक है? तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बहरहाल चांसेस हैं। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ईओक्यू थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं होता तो रीऑर्डर लेवल, मैं बस सिर्फ इसको गुजार रहा हूँ आपके सामने से। सवाल तो चूंकि अब तीनों का एक एक तरह का सवाल करें, फिर वो प्रॉपर रिवीजन होगी, तो वो प्रॉपर रिवीजन आप खुद करेंगे रिवीजन प्लान वाले सवालों से, ठीक है? जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सवाल किस तरह के आते हैं और मेन मसाइल क्या होते हैं। कोई एहतियाती तदाबीर हैं तो वो बता दूँ, ठीक है? बाकी आपने सवाल सारे ही ऑलमोस्ट कर लिए हैं, तो उन सवालों को ही आपने रिवीजन के अंदर करना है अपने प्लान के हिसाब से। इन्वेंट्री लेवल्स, अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ना हो रहा हो तो रीऑर्डर लेवल का यानी ऑर्डरिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्योंकि आपने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं किया हुआ, और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो फिर एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम कर लें। सेफ्टी स्टॉक तो पहले ही पड़ा होता है, इसको ऐड कर लें, ये आपका रीऑर्डर लेवल होगा जिसमें सेफ्टी स्टॉक तो पड़ा ही होता है। ये एवरेज यूज इनटू एवरेज लीड टाइम, जब ये टोटल बन जाए तो आप रीऑर्डर कर देते। बाल फॉर्मूला से याद कर लेंगे। और एवरेज आपने सिंपल लेना होता है मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर, ठीक है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ठीक है जी? सही है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, जिसको सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड। यानी कि ये देख लो ना, ठीक है? आप सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला चाहते हो तो ये ऊपर फॉर्मूला जो है रीअरेंज हो रहा है। इस रीऑर्डर लेवल को आप इधर ही पड़ा रहने दें, इसको उठाकर इधर ले आए, इधर सेफ्टी स्टॉक ही रह जाता है, ठीक है? तो एक फॉर्मूला बस ऊपर वाला याद कर लें तो अगला याद हो जाएगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल में आपने रीऑर्डर लेवल में से माइनस करना है मिनिमम यूज इनटू मिनिमम लीड टाइम, और प्लस करना है ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑर्डर क्वांटिटी सवाल के अंदर आपको न्यू क्वांटिटी पर ऑर्डर दे देता है, रीऑर्डर क्वांटिटी के लफ्ज़ दे देता है, न्यू ऑर्डर साइज कह देता है, ठीक है?
या आप ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो जो ऑर्डर क्वांटिटी होगी आपकी वो प्लस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, और ये जो टोटल चीज़ें हैं ये दोनों, यानी कि आपने रीऑर्डर में से इसको माइनस कर देना है और प्लस कर देना है ऑर्डरिंग क्वांटिटी को। ये आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए। और एवरेज इन्वेंट्री लेवल जो कि EOQ के क्वेश्चंस में यूज़ होता है, वो एवरेज इन्वेंट्री लेवल होता है ऑर्डर क्वांटिटी ओवर 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये हमने EOQ में यूज़ करना। अब इसको मैं और क्या रिवाइज करवाऊँ, इसके फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज टोटल 3 जगहों पे हमें याद करने पड़े। एक फार्मूला हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में याद किए थे, सबसे ज़्यादा वहीं पे ही हैं। CVP के अंदर कुछ फार्मूलाज याद किए हैं, वो कम हैं। और फिर ये इन्वेंट्री लेवल्स हैं, ये थोड़ा सा बस यही है, इन्वेंट्री लेवल्स ही हैं, थोड़ा सा इनको भी याद करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री लेवल्स के अंदर आपसे वो पूछेगा तो सीधा सीधा यही पूछेगा डाटा देकर कि आप रीऑर्डर लेवल बताएं मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल बता दें, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक अच्छा एरिया है जिससे एक अच्छा सवाल बन सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, मसला क्या था? मसला मैंने आपको बताया था, मसला आपको ये बताया था कि मसला वहीं पे जाके देख लें तो बेहतर है कि अगर आप ऑर्डर साइज़ बड़ा करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो कम हो जाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। तो अगर आप ऑर्डर साइज़ बढ़ाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाती है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर वो ऑर्डर साइज़ छोटा करते हैं ताकि उसको होल्डिंग कॉस्ट को कम कर सकें, तो ऑर्डर छोटा करते हैं तो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखा था अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में। कितना पढ़ते होते थे आप? ये देखो, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आते हैं, सर्टन और अनसर्टन मैंने इस तरह से करवाया हुआ है, ठीक है ना। ये अगर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर होल्डिंग कॉस्ट आप कम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि ऑर्डर साइज छोटा कर देंगे ताकि कम स्टॉक आए, कम होल्ड करना पड़े, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर आप इस ऑर्डरिंग कॉस्ट से बचना चाहें, ऑर्डर साइज़ बढ़ाएं, तो फिर होल्ड करने के लिए ज़्यादा स्टॉक पड़ता है, तो ये फिर बढ़ जाता है। तो आपने वो कोशिश करनी है वो लेवल आ जाए जिस पे ये दोनों मिनिमम हो। और मैथमेटिशियंस ने एक फार्मूला डिराइव किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल है जिस पर ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाती हैं, तराजू इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री हैं वो, लेकिन ये दोनों सिर्फ होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं? बराबर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या फार्मूला, क्या एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से नाम से आ सकती हैं, ये आपकी किताबों में आपके रजिस्टर्स के ऊपर ये लिखी हुई है, क्योंकि आपको मैंने ये लिखवाया था, ठीक है। अच्छा देख लें ज़रा इधर, यहाँ पे भी शायद लिखा ही हो, लिखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। चलें जी, अब EOQ ट्रेडिंग बिजनेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। ट्रेडिंग बिजनेस नॉर्मली क्या करता है? गुड्स बाय करता है और फिर उनको सेल करता है। तो वो जो फिनिश गुड्स खरीदेगा उसको होल्ड करने के लिए उसको होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है, और ऑर्डर करने पे ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इंपोर्ट करता है, बाय करता है, डील कर रहा है यानी कि सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑल द कैलकुलेशंस आर मेड फॉर फिनिश गुड्स। कौन कौन सी? EOQ की कैलकुलेशन, टोटल कॉस्ट एट EOQ, सेविंग्स इन टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग लेवल पे और EOQ लेवल पे, इवैल्यूएशन ऑफ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। ये 4 तरह के सवाल आते थे। EOQ कैलकुलेशन करवा देता है वो, सिर्फ, वैसे सिर्फ तो नहीं करवाता, EOQ कैलकुलेट करवाएगा, उसके बाद कहेगा टोटल कॉस्ट EOQ पे कितनी है। वैसे तो बराबर होती हैं, ठीक है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, तो फिर ये दोनों बराबर होती हैं, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल, ठीक है ना। अब EOQ कैलकुलेट करना पड़ता है आपको ट्रेडिंग बिजनेस में। फिनिश गुड्स के लिए EOQ कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट एट EOQ निकालेंगे, और अगर वो कहता है बताओ टोटल कॉस्ट में कितनी सेविंग आई, तो आप 2 तरह की कॉस्ट निकालोगे, एक EOQ पे टोटल कॉस्ट निकालोगे और दूसरा एग्जिस्टिंग जो लेवल है ऑर्डर का उसके ऊपर, जो क्वांटिटी का एग्जिस्टिंग ऑर्डरिंग लेवल है, ठीक है ना। तो आप दोनों पर निकाल कर देखोगे कि कितनी सेविंग EOQ जाने से आपको मिली। इस तरह के सवाल आपने कई किए। अगर तो क्या हुआ? अगर ऑर्डर साइज कम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर साइज कम
थोड़े ऑर्डर्स कर रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा मंगा रहे होंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बड़ी होगी। ईओक्यू पे आकर दोनों बराबर होकर आपकी बचत करवाएंगे। होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम थी, होल्डिंग कॉस्ट तो ज़्यादा थी ना, तो इन टोटल वो ज़्यादा ही हो जानी है। जब तक बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट ना आए ईओक्यू हमेशा बेहतर है। बल्क क्वांटिटी में आके ईओक्यू हो सकता है बेहतर ना रहे, क्योंकि दूसरी चीज़ भी तो पड़ जाती है, ज़्यादा मंगवाएं तो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। तो इसलिए विदाउट बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट ईओक्यू हमेशा ही आपको बेहतर कॉस्ट देगा। और वो इस तरह से अभी देखते हैं आगे फॉर्मेट बनाया हुआ फॉर्मेट, ठीक है ना, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, दाखिला मैं ये कह रहा हूँ ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सवाल करेंगे तो ये सारे काम आपने फिनिश गुड्स के लिए कर रहे होना है। ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, ईओक्यू पर टोटल कॉस्ट निकाल रहे होंगे, कॉस्ट सेविंग ड्यू टू ईओक्यू निकालनी हो तो एग्जिस्टिंग की कॉस्ट और ईओक्यू कॉस्ट निकाल के कंपेयर करेंगे, कॉस्ट सेविंग निकालेंगे। और बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाए तो उसकी वैल्यूएशन भी करते हैं, अभी जाकर देखते हैं। बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाए तो हम परचेज प्राइस को भी रेलेवेंट ले लेते हैं, वरना हम कभी भी परचेज प्राइस को रेलेवेंट नहीं लेते थे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ जाए तो आपने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है फॉर विच रॉ मटेरियल इज नीडेड। ठीक है, अगर ये काम करना है आपने तो ऑल कैलकुलेशंस विल बी मेड फॉर रॉ मटेरियल, ईओक्यू कैलकुलेशन, वही सारा कुछ। आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएंगे तो शरारत ये कर सकता है मैक्सिमम कि बनानी है आपने अल्फा प्रोडक्ट, उसके लिए मटेरियल आपको चाहिए, हर अल्फा पे इतना मटेरियल लगता है, तो मटेरियल की ईओक्यू निकालने के लिए आपको जरा कन्वर्ट करके जाना पड़ेगा। ऐसे सवाल भी देखते थे हम। ठीक है, तो आप मटेरियल के लिए ये सब कर रहे होंगे, ईओक्यू कैलकुलेशन, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, सेविंग इन टोटल कॉस्ट, इन दोनों को कंपेयर करके, या फिर बल्क क्वांटिटी आ जाए तो उसका डिस्काउंट इवैल्यूएट करके। तो ये 4 तरह के ही काम आप करते थे ईओक्यू के अंदर। ईओक्यू का फॉर्मूला याद करो, तो 2 इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। इसमें अच्छा याद आ रहा है मसले किस में होते थे? ये 3 चीजें ही होती थी जिनको ढूंढना पड़ता था सवालों में, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इन्हीं में ही मसला होता था आपको हर सवाल में। ठीक है, तो ये 3 चीजें निकालें, फॉर्मूला में डालें, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल आएगा। अब इसके अंदर मसले इन 3 में होते थे, इनकी थोड़ी सी बात मैंने यहां पर कर दी। क्या मसले हो सकते थे हमने देखा था। एपीआर में क्या मसला हो सकता है? परचेज रिक्वायरमेंट नॉर्मली गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो इन्वेंट्रीज गिवन। शुरू वाला बेसिक प्रॉब्लम, ये वही वाली बात हो रही है। अगर इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको परचेज रिक्वायरमेंट निकालनी है या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो आपको सेल दे देगा। करेगा क्या? ओपनिंग दे देगा, परचेज दे देगा, सेल दे देगा, या इनमें से कोई एक चीज मिस कर देगा। ठीक है ना, आपको चाहिए क्या? परचेज रिक्वायरमेंट है तो परचेज मिस कर देगा। और अगर आप रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन मिस कर देगा। कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग सेल दे देगा, आप प्रोडक्शन निकाल लोगे। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट पहुंचना है ना, प्रोडक्शन या परचेज रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए परचेज, तो परचेज ही करना होता है, रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड्स भी परचेज ही करनी होती हैं। तो ये गायब कर सकता है। इन्वेंट्री गिवन हो तो आप एपीआर निकाल लेंगे उसको यूज करके, आपकी मशहूर जमाना इक्वेशन है। ठीक है, वेस्टेज भी गिवन हो सकती है, ये तो आपका फेवरेट पॉइंट बन चुका है। अगर वेस्टेज गिवन हो तो क्वांटिटी गिवन होगी, लॉस परसेंट गिवन होगी। ये जो परचेज करने वाली है ये अक्सर ढूंढनी पड़ती है, तो वो आपको पता है। ये एग्जांपल मैंने लिखी ज़रूर थी, लेकिन इसका मकसद ये था कि वो बेसिक वाली बातें पहले ना करें, फिर भी देख लो। प्रोडक्ट पी की डिमांड है 2000 यूनिट्स पर मंथ। ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटीरियल ए। अब मटीरियल ए का ईओक्यू निकलवाना होगा तो मटीरियल ए की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब एक पी के ऊपर कितने किलोज लगते हैं? 2, तो मतलब 4000 किलो ए के चाहिए, लेकिन 4% ऑफ मटीरियल इनपुट इज लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसका मतलब 4 नहीं, कुछ ज्यादा चाहिए। तो वही आपकी मशहूर जमाना इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, ये 2000 पर मंथ हमने एनुअल रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो ये 48 2000 इंटू 12 2000 इंटू 12 24,000 इंटू 2 क्यों किया? एक यूनिट पर 2, इसलिए 48 हो गए। 48,000 तो हमें चाहिए अगर कोई लॉस ना हो तो। ठीक है, 48,000 चाहिए, लेकिन 4% ऑफ इनपुट लॉस हो जाता है। ये उधर गया तो माइनस हुआ, 0.96 बना, डिवाइड हुआ, वही आपका मशहूर जमाना। तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट क्या निकली? 50,000 किलो। अब यहां से आपने काम शुरू करना है इस फॉर्मूला के अंदर। तो मैक्सिमम क्या मसला कर सकता है आपका इस ईओक्यू के अंदर? एपीआर के अंदर आपको नॉर्मली तो दे देता है, नहीं होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री देकर आपसे प्रोडक्शन परचेज निकलवाएगा फिगर, नहीं तो लॉस देकर भी निकलवा सकता है। कोई मसला? कई बार ये काम कर चुके। अच्छा, दूसरा मसला किस में आ सकता है? वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाम से पहचानना पड़ता है,
तो जो भी कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन होगी वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऐड कर देना। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर, परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर, एडमिन कॉस्ट पर ऑर्डर जो भी कॉस्ट होगी वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। और जो भी कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन होगी, नहीं तो ले लोगे मशहूर कौन सी, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, रेंटल कॉस्ट पर यूनिट, रेंटल कॉस्ट मंथली हो तो इग्नोर, पर यूनिट पर एनम है तो वेरिएबल बन जाती थी, याद है ना। यहां वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट लेनी है और लेनी है पर यूनिट पर एनम। अब कभी कभी पर यूनिट दे देता था, पर एनम आपको करना पड़ता है, याद है। तो स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट, ये जो भी पर यूनिट गिवन होंगी पर यूनिट पर एनम हमें चाहिए, ये क्या है, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये 3 मसाइल मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाइल काफी आ सकते हैं, इसलिए ये मुझे लग रहा है ना ये मशहूर ज्यादा है, ये आना भी चाहिए वैसे उसूली तौर पर, ठीक है। तो ईओक्यू के फॉर्मूले के अंदर ही ये सारे मसाइल आ सकते हैं। और मैंने कहा था हमेशा ही इन 3 चीजों मसला होता है, एपीआर, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या मसाइल है, एपीआर मिस करेगा तो या तो दे देगा, या मिस करेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री देगा, वहां से निकाल लोगे, नहीं तो लॉस दे देगा, वहां से निकाल लोगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये सारी की सारी हैं एग्जांपल्स के तौर पे, आपको लिखवाई हुई हैं आपको रजिस्टर्स में, ठीक है। और होल्डिंग कॉस्ट मुझे पता है ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, इस तरह से समरी बनी हुई है, भेजूंगा इंशाल्लाह जब भी टाइम लगे 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है, ये अगर निकल आए आपकी। अच्छा, इसमें एक मैक्सिमम मसला आता था, तो क्या आता था, मिसाल के तौर पर उसने कहा हुआ है कैरिंग कॉस्ट है 2% ऑफ परचेज प्राइस, और सवाल में डिस्काउंट आ जाता था तो मारे जाते थे आप। होल्डिंग कॉस्ट परचेज प्राइस के साथ जुड़ी हुई है, तो डिस्काउंट की वजह से वो क्या हो जाती है, हिल जाती है। तो जरा ध्यान रखना पड़ता था हमें कभी कभार कि अगर डिस्काउंट आएगा तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है ना। और सही है, सवाल किए हुए हैं आपने। डिस्काउंट वाला ये बताने लगा हूं, अगर आपका डिस्काउंट ना हो, अगर आपका डिस्काउंट ना हो, वो कॉमन मिस्टेक लिख के लाए, मुझे पता था ना जी। अगर आपका डिस्काउंट ना हो तो आप ये टेबल ऐसे बनाते थे, इसमें ये नहीं है, आप बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट को इवैल्यूएट नहीं कर रहे होते थे, बल्कि आपको कहा जाता था कि बताओ जरा ईओक्यू पर और दूसरे लेवल पर कितनी कॉस्ट है, यूं कह दिया जाता था टोटल कॉस्ट सेविंग कितनी है, तो आप क्या लेते थे, एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे निकलती थी, एपीआर ओवर ऑर्डरिंग, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डरिंग क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, इनटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऊपर यूनिट्स गिवन है, ठीक है। और अगर होल्डिंग कॉस्ट निकाली होती थी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो अभी भी पढ़ के आ रहे, ओक्यू ओवर 2, ऑर्डर क्वांटिटी ओवर 2, एवरेज इन्वेंटरी निकाल रहे हैं ना, प्लस सेफ्टी स्टॉक अगर है तो ठीक, वरना 0 लेते थे, इनटू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ईओक्यू के ऊपर ये दोनों बराबर होती हैं अगर बल्क डिस्काउंट ना हो, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगी और मिनिमम होंगी। लेकिन अगर सवाल में बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट दे दे, तो मैंने कहा था, और ये जाकर कहीं 4-5वें दिन आया था, पहले हमने सिर्फ ये काम सीखा था, अगर सवाल में वो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट दे देता है तो फिर परचेज प्राइस भी रेलेवेंट हो जाती है। तो परचेज प्राइस वो भी हम एनुअल परचेज कॉस्ट भी ले लेते थे, यानी जितनी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं परचेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। डिस्काउंटेड यूज करनी है इन डिस्काउंट वाले कॉलम्स। ईओक्यू में कोई डिस्काउंट नहीं होता था, इधर विद डिस्काउंट, इधर 2% डिस्काउंट, इधर 4% डिस्काउंट, तो ये भी आ गया। अब इनमें से जो मिनिमम होता था हम कहते थे जी वो सिलेक्ट कर लो ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि इस पे कॉस्ट क्या है, टोटल मिनिमम। यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या करते थे आप, जो आपका सवाल था वो ये, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के अंदर डिस्काउंट के आने के केस में ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज गिवन एज अ फिगर से 10, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन जब कभी वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को देता था एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट, तो चूंकि डिस्काउंट आ गया है तो ईओक्यू लेवल पे और परचेज प्राइस 8000 पे और है, 10000 पे और है। मिसाल के तौर पे अज्यूम नॉर्मल परचेज प्राइस इज 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 5%। अब अगर ईओक्यू है तो 100 रुपए पर 5%, अगर 8000 यूनिट है तो 5% डिस्काउंट, 5% सॉरी 98, ये एग्जांपल, ये 2% डिस्काउंट अगर है तो 100 रुपए वाली कितने की हो गई, 98 की, तो फिर 98 का 5%। और अगर 10,000 के लेवल पर चले गए हैं तो डिस्काउंट कितना हो गया, तो 100 वाली चीज कितने की मिलेगी, तो परचेज प्राइस का 96 हो गया, उसका 5% 4.8,
ये कॉमन मिस्टेक होती है जो मैं कह रहा था करते हैं, आपने कहा था बता, मुझे पता था यहाँ पे आके ये होनी, ठीक है, ये क्वेश्चन होना है और ये गलती करते हैं आप। तो ये सवाल 2-3 हमने किए हुए हैं, ठीक है, ओके डन। उसके बाद बस एक फजूल सा काम ये भी था, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल जो है, इसमें आपने सजेस्ट करना होता था रीऑर्डर लेवल। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है, क्या, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, जो मैं देख रहे हैं। बस यहाँ पे फर्क ये होता था कि एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम लेने के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज का यूज करना पड़ता था। जो 2 सवाल करवाएं बस वही कर लेना, इनफ है, ओके। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता था वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, तो एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आ जाती थी आपकी। इसको आप एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट से जो है वो कंपेयर करते थे। अच्छा, अब एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम कैसे निकलता था, इसके लिए प्रोबेबिलिटीज होती थी 1500 यूनिट्स लीड टाइम में यूज होंगे, इसका चांस 25%, 1800 होंगे इसका चांस 55, 2000 होंगे इसका चांस 20% और ये आपकी एवरेज यूजेज आ गई। ये एवरेज यूजेज ले जाते थे उधर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया होल्डिंग कॉस्ट से। अच्छा, एवरेज यूजेज रीऑर्डर से माइनस करके सेफ्टी स्टॉक निकल आया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट आ गई एनुअल। कंपेयर करते थे ना कि किस लेवल के ऊपर आपकी होल्डिंग कॉस्ट और आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट मिनिमम है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक आउट से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक होल्ड करना है तो होल्ड करने की कॉस्ट पड़ती है, ये कॉस्ट हाई हो जाएगी, स्टॉक आउट कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर आप स्टॉक आउट कॉस्ट से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, ये हाई हो जाएगी। सॉरी, पहले ही बोल दिया, अगर आप स्टॉक आउट से बचने के लिए होल्ड करते हैं सेफ्टी स्टॉक तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट कम। और अगर आप स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं कोई गल नहीं, आन दो, होल्डिंग कॉस्ट से जान छुड़ाओ, तो फिर होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये वर्किंग हम करते थे, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स के अंदर निकाल लेते थे, लेकिन हर रीऑर्डर लेवल के लिए अलग निकालनी पड़ती थी। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल, स्टॉक आउट के यूनिट्स और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेते थे, ठीक है। तो हर लेवल के ऊपर ये सवाल दिखाता हूं ताकि वहां पर जाके आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। 1 मिनट पिक्चर ले लेना, लेक्चर 70 भी भाई को याद है, ये यहाँ पे सवाल था ये, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल अगर 1500 हो, एवरेज यूजेज सवाल के अंदर वर्किंग 1, ये कहाँ की थी, ये शायद बोर्ड पे की थी या वैसे ही लिख दिया था, बहरहाल ये आपकी एवरेज यूजेज आ गई। वर्किंग जो सवाल जो 2-3 साल जो किए थे इनफ है, वो इनफ है, ओके। ये आपका सेफ्टी स्टॉक है, इस पे होल्डिंग कॉस्ट लगी तो 1500 आपकी एवरेज वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है। लेकिन इस लेवल पे क्योंकि सेफ्टी स्टॉक कम है तो स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा आएगी। ये वर्किंग जो वहां पे हुई पड़ी उस भी बेस के ऊपर ये स्टॉक आउट कॉस्ट निकल, स्टॉक आउट यूनिट्स निकल आए। और स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या होती है, जो कस्टमर आएगा वो बगैर खरीदे चला जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस। तो स्टॉक आउट यूनिट्स ये हर ऑर्डर पर 25, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10, तो 250 यूनिट्स स्टॉक आउट होने का डर है हमें, और 1 यूनिट स्टॉक आउट हो तो 14 रुपए की आपको कंट्रीब्यूशन की लॉस फेस करना पड़ती है। तो ये आपके पास आ गई एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। 1500 होल्डिंग कॉस्ट है, 3500 स्टॉक आउट कॉस्ट है, तो टोटल 5000 इस लेवल पे आप, यानी अगर आप रीऑर्डर लेवल रखें 1500 और सेफ्टी स्टॉक रखें आप 100, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी इस सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड कॉस्ट जो आएगी वो कितनी होगी, 5000। लेकिन अगर आप रीऑर्डर लेवल बढ़ाएं और सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा करें तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन जब टोटल करते हैं तो इसलिए हम कहेंगे यार स्टॉक आउट का थोड़ा सा रिस्क ले लो, पर थोड़ा ही रखो स्टॉक आउट, ठीक है, ऑर्डर साइज छोटा ही रखो, होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ के ये टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ा देगी। अब ये चांसेस की बेस में निकला होता है सारा काम, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी फिगर्स दिखाएं ताकि थोड़ा आइडिया हो। ये है आपका असल में फॉर्मूला। क्या एवरेज यूजेज कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी, आप टोटल कर लोगे इसको, ठीक है। और स्टॉक आउट कैसे निकालोगे, हर रीऑर्डर लेवल के लिए 1500 के लिए आपने कहना है, ये सारा काम करना है, ठीक है। फिर 1800 के लिए, और फिर जो है वो 2000 के लिए, जैसे सवाल के अंदर करवाया था। थोड़ा लेंथी काम है इसलिए मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। बहरहाल इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो रिवीजन प्लान में करवाए हैं सवाल या जो करवाए हैं बस वही सवाल कर लीजिएगा, नया सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉट इट, सही है। तस्वीरें लेनी है अब, तो यहां से शुरू करें काम। जी भाई, आधा घंटा और लगना है बस, एहतियातन कह रहा हूँ, वैसे 15-20 मिनट में सवाल हो जाना है, बस आखिरी सवाल है, फिर कुछ वसीयतें करके
नसीहतों का नहीं, वसीयतों का टाइम। पढ़ा रहे यार, क्या चार्जिंग होना छड़ यार, चार्जिंग करा ले या फोटो खींच ले। कितने % हुआ है मुझे नहीं पता लग रहा यार, और को मेरे लायक। आगे चलें जी। EOQ में इसको अलग खींचें, वैसे आ जाएंगी पर चलें 2 दिन जो नहीं आने, आपको 2 दिन भी अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ही देख लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इसकी। आपको चाहिए क्या, अपने रजिस्टर पे जाएं, टॉपिक शुरू करने से पहले अपने रजिस्टर वाले फॉर्मेट्स पे सिर्फ एक नज़र डालें और रिवीजन प्लान के हिसाब से सवालों को शुरू हो जाए, करते जाएं। इंशाल्लाह जहाँ फंसेंगे, शुरू में फंसेंगे, शुरू वाले स्टार्ट करना ही यहीं से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, रिवर्स ऑर्डर में चलना। ज़रा ताज़ी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, उससे रवां हो जाता है बंदा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलते जाओगे। EOQ में ये मसाइल हो सकते हैं। EOQ चलिए जाहिद वाला सवाल ओपन कर लें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे आखिरी सवाल आपके चैप्टर का। वैसे आप लोगों ने सही नहीं किया, आप लोगों ने मुझसे रीसेंट अटेम्प्ट वाला भी करवा लिया है। मैंने कहा था कोई एक करवा लो, उस दिन आप लोगों ने कहा वो वाला कर लेते हैं, ये रहने दें। आज आप कह रहे हैं ये कर लें। ठीक, अच्छा कोई नहीं, आज इतने सवेरे 9 बजे तो बैठे हो, अद्धा घंटा होर बह जाओगे। चले, जब मेरी तरफ से तो है सब ख़त्म, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, लेकिन अब आपकी तरफ से आप ये देखो, मैंने ऑनलाइन वालों मेरा टाइम, मैंने इतना ही टाइम लेना था, अब ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी वजह से आप 15-20 मिनट और दे दें बस, ठीक है। आ जाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं जी। और केड़ा चैप्टर सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। लो जी, नहीं कोई होमवर्क नहीं, रिवीजन क्लास में ये कराया, रिवीजन में डन डना डन हो गया, डन अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्यूट द फॉलोइंग, बस प्राइस और यील्ड मिक्स नहीं निकालना, ठीक है, मेहरबानी। रेट और एफिशिएंसी, ओवरहेड एक्सपेंड योर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंड, बस चलो शुरू करो। इतनू सा सवाल है, इतनू सा। Zahid Enterprises produces a single product F85 using raw material X and Y. The breakup of standard cost per ton. भाई पर टन यानी 1000 किलोज। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल में तो पर केजी करने की ज़रूरत नहीं है, असल में इनका शायद एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 टन बन रहा है ना, तो हम क्यों पागलों की तरह इस तरफ आए। हम 1 टन को स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट है और वो यूनिट इनका क्या है, 1 टन। उस 1 टन पर 50 रुपये का एक्स लगता है। 40,000 के हिसाब से निकाल कर देखें तो 40/50 करो, कितना बनता है, 800 किलो। यानी 1000 किलो अगर आपकी F85 1000 किलो बनती है ना, एक तरह का अभी पहले भी एक सवाल किया था उस दिन 400 यूनिट्स का, वहाँ से फिर पर यूनिट निकाला था, क्योंकि वो तो कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नहीं ना। 1 टन तो 1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, 1 यूनिट की बजाय आप 1 टन में काम करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 800 किलो 1 टन पे लगता है। नेक्स्ट 20,000 डिवाइड बाई रॉ मटेरियल वाई के बारे में बताओ, डिवाइड बाई 80 करो, हैं 250 किलो ये पड़ जाता है। और लेबर कितना, 100 लेबर आवर्स, ये तो कार्ड में बनाना था, चलो खैर। मतलब आपके 1000 टन अगर F85 के कंप्लीट निकलने हैं तो उसमें एक्स लगना है 800 किलो, वाई लगना है 250 किलो। कुछ उड़ जाता होगा शायद, हमें इससे क्या, ठीक है, हमें इससे क्या भाई। 1000 किलो बनना है ना, तो लग कितना रहा है, 1050, तो बाकी उड़ जाता होगा, हमें इससे क्या। 1 यूनिट के ऊपर ये लगता है बस, ठीक है। Z इज ऑपरेशन फॉर, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 40% वेरिएबल हैं और 150 ऑफ डायरेक्ट लेबर है, सुभान अल्लाह। तो डायरेक्ट लेबर पहले पकड़ोगे, उसको 150% करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। मुझे तो लगता है ये बात भी मैंने की है, चलो खैर कहीं और की है। ये देखो प्लानिंग तो 31 तक थी,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट अदर, लेकिन बस कुछ ऊंज भी रावा औखियां सन हो गया कम जी। चलें जी नेक्स्ट जी, चलें कोई बात नहीं, एक दिन देर सही आगे पीछे सही, थोड़ा बहुत हो गया बस, ठीक है हो गया। अच्छा जी सुने, डिटेल ऑफ ZE's ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 23 आर एज फॉलोज। 30 टन्स ऑफ F85 वर प्रोड्यूस। ये क्या है जी? एक्चुअल आउटपुट है भाई, 30 टन। एक टन ये एक यूनिट है ना, तो 30 यूनिट समझो बने हैं, आसानी के लिए यूं समझो, ठीक है। कंपेयर टू अ बजटेड प्रोडक्शन लॉज, बजट भी गिवन है। अच्छा मैं तो कहता हूं सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और स्टैंडर्ड कार्ड बनाना चाहिए, ठीक है। FOH आपके पर यूनिट निकल आने और उन्हीं को आप यूज़ कर लेना जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यही वर्किंग करता हूँ। उधर अगर आपकी ज़्यादा तो स्टैंडर्ड कार्ड बना लूँ, तो वर्किंग वन स्टैंडर्ड कार्ड पर टन लिख लो, पर टन, एक टन पर रॉ मटेरियल X कितने किलोज लगता है? 800 किलोज लगता है, और हर किलो तो एक टन पर कितनी कॉस्ट आ गई? 40,000 रुपया। रॉ मटेरियल दूजा केड़ा Y, ये ऐसे अब आपने करवाया मुझसे, 250 किलोज इन ₹2। अच्छा मजा आया कि जाके मन लगे हाँ हाँ यार करने वाला से, अभी तो बयान देने दो ना मुझे जी। हो जाता है ना सवाल, देखो अब हो जाते वाली आवाजें आने लग गई। ये बस ऐसे ही चंद लम्हात आपने मुझे और रोकना था मुझे लगता है जी। 20,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितने आवर्स? 100 आवर्स दिए हुए हैं और टोटल कॉस्ट गिवन है या पर यूनिट जी? अच्छा तो 300 पर आवर था ना, तो 30,000 टोटल है। तो ये नहीं गिवन था, ये गिवन था कितना? ये कितना रुपीस? 300 पर आवर, और यहां कितना गिवन था? तो आपने 30,000 को इससे डिवाइड किया ना, सब में ही ऐसे किया था। चलो सॉरी यार, फिर मुझे वहीं पे भी रोकना चाहिए था। खैर 30,000 बटा 300, 100 लेबर आवर्स। उसके बाद आपको वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग चाहिए होते हैं, लेकिन उसने आपको टोटल ओवरहेड्स बताए पहले, और वो कहता है वो लेबर कॉस्ट का 150% है। कितना बनता है? हाँ 47, 45, 47 ना बोलो, फिर 45, 45 बोले ताकि मैं दूसरे पता लगे 45 की बात हो रही है जी। अब इसमें से कितने परसेंट वेरिएबल है? तो 45,000 का यहां पे लिखो, 45,000 का 40% जी 18,000, और बाकी बैलेंस निकाल लो या जो मर्जी कर लो 27। अब लेबर आवर तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, 100 लेबर आवर्स, और इधर जरूरत पड़ी तो करेंगे। ये वैसे नॉर्मली हमें पर यूनिट ही चाहिए होता है, ठीक है। तो बताओ 18,000 बटा 100 करो तो 180, ठीक है जी। लो आधा सवाल यहां हो गया, अब वो फॉर्मूला ही है बस। नेक्स्ट, ये डन जी। अब एक्चुअल आउटपुट आ गई है। सबसे पहले उसने कहा, चलो पढ़ लो सारा। ओपनिंग इन्वेंट्री है 4,000 किलो, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये 1,000 किलो है, 1,000 कर लें इसको, दोनों ओपनिंग है ठीक है, ये 1,000 कर लें जी। अब ये ना कहना इसी वजह से हो नहीं रहा था तो आप ओरिजिनल सवाल देख लेते हैं ना, ये कर लें जी, 1,000 कर लें, पता नहीं ये डॉट कैसे हो गया। हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है जी। उसके बाद 23,000 केजीज परचेज हुए एक्स के, 8,000 केजीज परचेज हुए वाई के। सुभान अल्लाह। क्लोजिंग इन्वेंट्री, यार सब कुछ तो गिवन है इसमें। अच्छा बस प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं थे, तो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, पर
परचेज भी है, तो कंज्यूम्ड की फिगर चाहिए थी ना, प्रोडक्शन सॉरी कह रहा हूँ, रॉ मेटेरियल कंज्यूम, तो वो निकल आएगा ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इक्वल कंज्यूम, अभी निकल आता है इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले यही निकालें, बाद में कुछ और करेंगे, ठीक है। वर्किंग 2 मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ। ओपनिंग रॉ मटेरियल ये टन्स में गिवन है केजीज में, ठीक है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल केजीज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल केजीज इज इक्वल टू, इधर कोई नीचे कुछ और करना तो नहीं था, मैं तो मुकाती जे गल फिर आके वेखी जाएगी हैं जी। रॉ मटेरियल यूज्ड जगह छोटी जगह पे आ जाएगा, कंज्यूम्ड ही है तो छोटी जगह जी। अब एक्स की बात करें, एक्स और वाई है ना, एक्स का ओपनिंग स्टॉक, ये देखो यहां से देख कर एक ही बात, एक्स का ओपनिंग स्टॉक 4000, वाई का ओपनिंग स्टॉक 1000, उसको छोड़ो फिलहाल। एक्स का परचेज 23000, वाई का परचेज, एक्स का क्लोजिंग 2000, वाई का क्लोजिंग 1800। अब खबरदार मुझे वहां पे मेरा पेट्रोल लगवाया, बताते जाओ। एक्स का ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल यूज कितना आ गया, ये आपका मेरे ख्याल में बैलेंसिंग निकल रहा था ना इसी को वर्किंग में जी, कितना 25,000 केजीज आपने यूज किया, परचेज डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है, ठीक है। बड़ा बेसिक सा सवाल था। चले बहरहाल आपकी तसल्ली हो जाए, मुझे और क्या चाहिए, आखिरी दिन मैं तसल्ली कराए बगैर कैसे भेज दूं। ओपनिंग 8000, 1800, ओके 7200। लो जी, ये आपकी वर्किंग 2 से आपकी रॉ मटेरियल यूज भी आ गई। अब पता है क्या क्या उड़ गया, देखना जरा। इस पॉइंट में मुझे सिर्फ ये 30 टन एक्चुअल हैं ये याद रखना है, और ये 33 टन बजटेड हैं ये याद रखना है, ठीक है। ये उड़ क्या गया, अभी यूज होना है। ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस, बस अभी तक रेट्स मैंने छोड़े हैं, कहीं यूज ना हुए तो बस वैसे ही दिए होंगे उसने इग्नोर करने के लिए, और क्या। हाँ, परचेज वाले रेट्स ये यूज हो सकते हैं, ये एक्चुअल रेट्स हैं, ये एक्चुअल रेट्स हैं, सब कुछ गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल रेट्स हैं, क्या हैं जी, और ये क्या हैं, स्टैंडर्ड रेट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज मेरे स्केड्यूल में निकली पड़ी हैं, ठीक है। 3200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर यूज्ड एंड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अमाउंटेड टू, इसको डिवाइड करो 3200 से, क्या आंसर आता है, रुपीज 87.5 पर लेबर आवर। ये क्या है जी, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट आ गया, बाब वहां वर्किंग करनी पड़ेगी जब सवाल कर रहे होंगे तो, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल एफओएच एक्सीडेड बजट बाय, क्वाइट सिंपल। चलें खैर, सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाएं। नंबरिंग कोई नहीं है, चलो बुलेट्स है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस, दूर दूर करके लिख रहा हूं, चलो इसलिए दूर दूर करके लिखने का था कि नीचे मटेरियल यूजेज है ना, उसको तो लंबा फॉर्मेट, लेकिन चलो खैर है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है। लेकिन सवाल चुप है, सवाल ने कहीं ये नहीं कहा 5OF को, कहीं ये नहीं कहा एक्चुअल कॉस्ट, तो सवाल खामोश हो, या सवाल खुदा न खास्ता कह दे स्टैंडर्ड है, तो फिर यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी भूल रहे हो, हैं? खादिम बताने के लिए तो आया हूँ यहाँ पे, लब जाए मैनू अल्लाह करे। ये नहीं, ये
अगर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड बराबर ना हो, जो कि हमारी नहीं है, तो फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस में तो कोई चेंज नहीं आना। साइड पे हो। प्राइस में चेंज कब आएगा? जब मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट और क्वेश्चन इज साइलेंट, तो इधर कोई चेंज हमारे सवाल में ना तो उसने ये लिखा हुआ है कि मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड, ना ही बल्कि वो ये उसने लिखा भी नहीं और खामोश भी है, तो इधर गिरी। स्टैंडर्ड भी लिख देता या खामोश भी हो तो हम कोई चेंज नहीं करते, हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही लेते हैं। वाहिद एक सवाल में मसला आया था जिसमें उसने कहा था मटेरियल की इन्वेंट्री है और FIFO को यूज कर रहे हैं, FIFO को याद नहीं, ठीक है, तो FIFO को कहे या लफ्ज बोल दे एक्चुअल, मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल रेट, या FIFO या FCO। रेफरेंस क्वेश्चन 7 स्प्रिंग 16 का, पता नहीं की ना सीधा, इसके अंदर चेंज आएगा, यहां पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है, सही है, यही सवाल है, सही कह रहे हैं आप, वो आपको समझ आया ये? ठीक है, नाम सुन लेते बस, जो कर रहे हैं वो ना करना, ठीक है। अच्छा चलें जी, कुछ याद आया थोड़ा सा? चलो ये शुक्र है याद आया। तो इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमारे सवाल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना था, ठीक है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेट सवाल के अंदर गिवन है। अच्छा, अब ये दो अलग अलग हैं, कोई गल नहीं, अलग अलग ने तो अलग अलग कर लो। एक्स स्टैंडर्ड रेट 50, एक्चुअल रेट 52 1 मिनट। अब 52 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यहीं से देख लो, हालांकि सवाल में गिवन थी लेकिन अब यहां करीब ही पड़ी है। ठीक है भाई, ये ना ऐसे से ना करते रहना, इधर ऐसे ही लगाओ, उधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, बच्चे घूम ना जाए। इनटू 32 नहीं है, 23 है, ट्रांसपोजिशन एरर, 23,000 kgs। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया? हाँ, रुपीज में 46,000 एडवर्स, बल्कि यूं ही लिख दो, रुपीज 46,000 ये आ गया हमारे पास एडवर्स। हाँ, परचेज है ओपनिंग वाले, परचेज हैं ओपनिंग वाले, हमें यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है, परचेज लेनी है, परचेज। FIFO वाला चक्कर भी कोई नहीं है, टेंशन ना लो, मतलब स्टैंडर्ड पे ही पड़ा है सब कुछ, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई वेरिएंस नहीं है, बस परचेज की फिगर लो चंदा। यार यहाँ पे क्या फॉर्मूले में लिखा हुआ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्या ओपनिंग या टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्लोजिंग? क्लोजिंग स्टॉक का वेरिएंस सिर्फ तब आएगा ओपनिंग क्लोजिंग का जब वो एक्चुअल यूज कर रहे होंगे, नहीं है तो स्टॉक का वेरिएंस आता ही नहीं है, वेरिएंस सिर्फ परचेज का है। ठीक है, अगर यहां पर वो एक्चुअल FIFO या एक्चुअल लिखते था तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का वेरिएंस आना था, जो रेकंसिलिएशन में जाकर पकड़ा था हमने, याद आ रहा है? तो जब वो नहीं है तो समझाया था ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई वेरिएंस नहीं आता। अगर सवाल चुप है या कह दे स्टैंडर्ड है तो सुकून से चलो, जिंदगी सुकून में ही है। परचेज्ड, यहां पे लफ्ज क्या लिखा हुआ? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। तो परचेज्ड क्या है इनमें से? ये 4,000 है या 2,000 है या 25,000 है? इन तीनों में से नहीं है, बल्कि 23,000 है, तो 23,000 मैंने ले लिया। गॉट इट? वाई 80 माइनस 79 इंटू 8,000। खुदा ना खास्ता यहां पर यूज लेते तो कब लेते? जब एक्चुअल होता, तो फिर आपके दो वेरिएंस और निकलते, मतलब पहले तो सीमा वाला सवाल सिर्फ क्लोजिंग का निकला था ना, तो यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का निकलता, और वो भी निकाल लेना था आपने, जैसे वहां पे सिखाया क्लोजिंग का वैसे ही ओपनिंग का भी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, वही बस एक सवाल पड़ा हुआ है कोई क्या फेट वाला। ठीक है, चलें आगे जी। वही मैंने इधर देखा, रुपीज 8,000 फेवरेबल। ये F और A ना लिखा करो बेशक जी, या लिख दिया करो फिर पूरा ही लिखा करो FA जी। रुपीज 30 एडवर्स, ये टोटल में। तो उसने क्योंकि X और Y का अलग नहीं मांगा, तो उसने कहा था
मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, तो टोटल ही निकालना था। अगला जी कौन सा है? नहीं, यील्ड भी निकाल दो, ये एंड पे भी कर सकते थे लेकिन निकाल दो। अब यील्ड क्या है? यील्ड क्या है हमने देखना है, मिक्स को सेम रख के यील्ड चेंज हुई, ठीक है। हमने फॉर्मूला इसका बनाया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि यील्ड चेक करना है ना तो मिक्स को सेम रखना है। क्या फॉर्मूला बना? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल इन स्टैंडर्ड मिक्स, ऐसे याद करना है बुजर, बस इसको कोशिश करके, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स। अब वो आगे मैंने लिखा होता टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो पूरा लिखा होता है TSQ, लेकिन अभी याद ऐसे रखो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल नहीं करना है ना, जाहिर सी बात है, वो तो टोटल हो ही जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि यील्ड का वेरिएंस लेना है तो मिक्स को मैंने कहा था कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो मटेरियल यील्ड एक्स वाई तो इकट्ठा ही होना है, यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं जी हम। तो मटेरियल की टाइप्स लेंगे, एक्स और वाई कर लेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूलाज लिख लें, ठीक है जी। तो मटेरियल की नस्ल बाद में लिखेंगे जी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स, तो ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये पता है अब टोटल, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअल यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो हमारा वेरिएंस होगा, वेरिएंस केजीज में ही आएगा, क्वांटिटी में, ठीक है जी। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएंस इन रुपीज आ जाएगा। तो कौन सा वेरिएंस आएगा यहां पे फिर? यील्ड वेरिएंस, ठीक है जी। जी बच्चों, हाँ मुश्किल है ये सवाल, रोला डाला हुआ है, रजिस्टर डाला हुआ है, अभी मैं बताता हूँ, सेट करता हूँ मैं उसको, क्लास मुकंदे हुए। नहीं, अच्छा किया उसने, कम करवा लिए। अगर यही आ जाएगा तो आपको यही किया और सवाल फिर फ़ायदा दे जाएगा। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो, जितने यील्ड के सवाल, मिक्स यील्ड के सवाल हैं वो करके जाओ, ठीक है जी। एक्स और वाई जी। टोटल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये 800 इंटू एक्चुअल 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 30 टन, और बजटेड जहां कहीं यूज करने पड़े तो 33 है, याद रखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और किस मिक्स में? स्टैंडर्ड मिक्स ये पड़ा है, ठीक है। तो 800 इंटू 30 कितना? 24,000। उसके बाद 250, इतना दूर क्यों लिख रहे हैं हम, इसको नेड़े ले आए, थल्ले कुछ जगह बच जाएगी। 250 इंटू 30 जी 70, ये जनाब आपका स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर टोटल यूजेज है जी। 315 को ज़रूरत ही पड़ जाती है। अब अगला काम क्या करना है, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की है वो आपको सवाल से ढूंढनी पड़ेगी। निकली पड़ी है वैसे, सवाल से यूज़ नहीं थी, टोटल निकालनी पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे तो उसने दे दिया था ओपनिंग, क्लोजिंग, लटरम, बटरम, हमने उनको इकट्ठा करके यूज़ निकाल लिया हुआ है। यूज़ कहाँ निकाला है मैंने? ये हाँ, ये क्या है? ये क्या है? यूज्ड एक्चुअल यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स, लेकिन मैंने एक्चुअल यूज को पकड़ना है, मिक्स ये नहीं यूज करना, मिक्स अपने वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल यूज को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटो, क्योंकि हमने यील्ड का वेरिएंस लेना है, मिक्स को तो फिक्स, ये मिक्स को हाँ फिक्स रखना है जी। कितना?
32,200 kgs। ये क्या है जी? टोटल एक्चुअल यूज्ड। अब इसको इधर ले आओ, थोड़ी सी जगह और बनाओ, थोड़ा ये कॉलम तंग लग रहा है जी, ले आओ इधर। कितना जी? 32,200 kgs। ये कहां से मिला है भाई आपको? ये वर्किंग 2 से, ठीक है। अब ये kgs जो है वो एक्चुअल हैं, एक्चुअल टोटल है। अगर आपने यही लिख दिए 25 और 7200, 25,7200, तो ये तो एक्चुअल यूज इन एक्चुअल मिक्स है, एक्चुअली इतना यूज हुआ, एक्चुअल मिक्स है। हमें एक्चुअल मिक्स नहीं चाहिए, तो ये टोटल आ गया। अब इस टोटल को बांट लो स्टैंडर्ड मिक्स में, जो कितना है? 800 और 250। तो पकड़ो इस 32,000 को, 32,200, चलो 800 बटा, ये इन दोनों को टोटल करो ना, पहले बताया था 1,050। समझ नहीं आया तो बताओ, नहीं आया बोलो। 24,533, 32,200, चलो आ जाओ, किधर जी? 250 बटा 1,050 हो जाओ। अब टोटल वही है, लेकिन क्वांटिटी क्यों बदली है? वो एक्चुअल मिक्स था, ये हमने स्टैंडर्ड मिक्स लगाया। खत्म सवाल। वेरिएंस बताओ। 533 एडवर्स केजीज में है, और 467 का 167 का एडवर्स, एडवर्स ही है ये भी। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट ये 50 और 80, 50 80 मल्टीप्लाई करो, हाँ 266 एडवर्स, टोटल 40010 एडवर्स। तो प्राइस वेरिएंस भी एडवर्स है और यील्ड वेरिएंस भी एडवर्स। आगे तो सवाल ही सिंपल वाला है, कल वाला है। चलो फिर करी जाओ, हूँ फिर करी जाओ फिर। नहीं 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 ना, नहीं सिंपल भी हूँ कर के जाओगे पुत्र, हूँ नहीं, हूँ नहीं, हूँ ना, अब कैसे जी? लेबर रेट, लेबर रेट और एफिशिएंसी, जल्दी करो। लेबर रेट, यहां कर, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। तो तुम लिख लो, मैं तो लिखूंगा, याद नहीं कराना। अब क्या तकलीफ हो रही है? 5 मिनट और रुक जाओ, 2 फॉर्मूला रह गए, मेरा सवाल पूरा होल्डर दो यार। आखिरी सवाल है, आखिरी क्लास है, आखिरी क्लास जो मैंने 12-13 को करनी है ना, वो 3-4 सवाल ऑप्शनल है, ना लेना बेशक, ना लेना, ऑप्शनल है, ठीक है। आखिरी सवाल मुझे पूरा कराना था। मैं ये तो कहूँगा मैंने आखिर में सवाल पूरा कराया था जी। 2x पे लगाऊँ मैं खुद को? अच्छा जी। स्टैंडर्ड रेट 300, एक्चुअल रेट कहीं पे नजर ही नहीं आया। ओह शुक्र है, पहले बातों बातों में निकाल लिया था। अब ये बातें बातें यहीं पे ना रह जाएं, इन बातों बातों को इधर ले आए, ठीक है। तो वर्किंग नंबर यहां पे कर लेता हूं मैं। वर्किंग कौन सी? 3। एक्चुअल रेट मुझे चाहिए। अब वो जो वहां पे किया यहां दोबारा कर दो। कितना है जी? 9,20,000 3200 रुपीज 287.5 जी। स्टैंडर्ड रेट 300, एक्चुअल रेट 287 ये जनाब वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस हो, ठीक है जी। टोटल एक्चुअल आवर्स पेड यही 3200 है, कोई आइडल टाइम है नहीं जी। रुपीज 40,000 एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जी। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, खुराक तो पूरी लेके जाओ ना फिर। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तुम भी जवाब दे गए जी। स्टैंडर्ड आवर्स 100 और एक्चुअल प्रोडक्शन 30 टन्स, तो 100 इंटू 30 और 3200, बोलो
सवाल में गिवन था, ऐसा ही है, इनटू स्टैंडर्ड रेट 300, आंसर ₹60,000 एडवर्स, एडवर्स ही है ना। हाँ अबू ज़र समझ आ रही है यार? अबू ज़र पूछना को, यकीन मानो इसकी मेहरबानी है, एक अच्छा सवाल इसने करने को करवा लिया हमसे और फ़ायदा सबका हो गया। ठीक है, काम तो हो ही गया, 6 बजने वाले हैं बस, सुबह 9 बजे की आए हैं ना, और बीच में ब्रेकें कर के उनको घर पे तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिली है। आप याद, आप थक तो नहीं गए? अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और यार इसका वेरिएबल ओवरहेड का मुझे स्टैंडर्ड रेट तो मैंने निकाल लिया था, मुझे कहीं पे एक्चुअल रेट नहीं मिला। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, अच्छा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड, यार ये तो आसान ही है फिर, है ना। चलो आसान तो करा देता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड रेट 100 तो सी, एक्चुअल रेट वर्किंग नंबर 4 चल पड़ी है, 180 इंटू 1.05 इज इक्वल टू 190, कितना 180 एग्जैक्ट, तो 189 इंटू, हाँ जी आवर्स वर्कड तो सेम ही है ना, इधर भी सेम ही उठाए थे तो 200 ही हैं, वर्कड और आइडल टाइम तो है नहीं, वर्कड और पेड तो सेम ही है, ठीक है, तो इंटू 200, आंसर इज 604, एडवर्स ही है ना। एफिशिएंसी भी निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड का एक ही है, हाँ शुक्र है जी। टोटल ऐसे कैसे, पूरी खुराक अलाउड फॉर एक्चुअल, $288 डन जी। अच्छा है तो एडवर्स ही ना, टोटल स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई आज कोई गलती ना करो कैलकुलेशन में, यहाँ क्लास एंड हो जानी है और फिर बच्चों ने खत भी लिख कर कहना है ये गलत है। मेहरबानी आप लोगों की, कल मिलता है बंदा ना, अगले दिन मिलता है तो बंदा कह देता है भाईजान ये गलती हो गई थी, कल सही कर लो। आज किसी कैलकुलेशन गलती कराती ना तुसी। अच्छा जी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है जी। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने हैं जी, 100 से तो सेम है, तो पर्चे में यही उठा लेने, दोबारा नहीं लिखना। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है ना जी, भाई को सही समझ नहीं ना आ रही थी, भाइयों को सबको, बहनों से भाइयों सबको जी, क्योंकि ये एंड पे हुआ था। मैं आपको कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, मैंने यही ध्यान दिया था क्लास के स्टार्ट में सवेरे सवेरे, मुश्किल नहीं है, इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये एंड पे आया। अगर यही 2-3 दिन एंड होने से पहले आता तो जो एंड पे आता फिर उसका ये हाल होता। नेचुरल है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ की तो वो सही होती चली जाएगी। हर टॉपिक शुरू में 2-3 दिन आपको ऐसे ही करता था, ठीक है ना। तो खैर चलें, इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है 180, आंसर इज एडवर्स। और आखिरकार हम पहुंच ही गए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। हाँ जी बोलो जी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, बजटेड थी जनाब, यहाँ तो नहीं मिल रही, हाँ 27,000 पर यूनिट है, यानी पर टन है, ठीक है, तो पर टन ही चाहिए थी हमें, 27,000 रुपये पर टन है।
पहले क्या लिखेंगे? हाँ टोटल करेंगे, पहले क्या लिखना चाहोगे? टन्स लिखें पहले, अभी तक पहले टन्स ही नहीं लिखे, पहले रेट ही लिखे ना। चलो रुपीज़ कितना 27,000, ये पर टन ही लेके आएंगे ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 टन्स के साथ, कितना आता है? बजटेड, हाँ बजट नहीं, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। बोलो नेक्स्ट। एक्चुअल, वो उसने कहा था जो बजटेड है उससे एक्सीड कर गया। अब पहले वो निकलेगा फिगर, बल्कि मैं तो कहता हूं उसी को ही वर्किंग में निकाल लेते हैं, दोनों ही काम हो जाएंगे, ऐसे इधर गंद पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जरा साफ सुथरा कर लें इसको। वर्किंग है, ये वर्किंग बीच में ही आ रही है, और क्या करना है, बेहतरीन काम है ये। साथ ही वर्किंग, लेकिन रेफर करना, मैंने जरा कंजूसी क्या किया, मैंने 189 को रेफर नहीं किया, ऐसे रेफर करते जाना। जो वर्किंग हो रही है पहले कर रहा था थोड़ा बहुत, ये वर्किंग 3 रेफर करते जाओ साथ साथ, बीच में करते थे, छोटी सी वर्किंग करो, आगे वेरिएंस की हेडिंग्स प्रॉपर दे रहे हो ना। नहीं तो पहले सफ़े पे वेरिएंसेस कैलकुलेट करो, अगले सफ़े के ऊपर वर्किंग की हेडिंग देके सारी वर्किंग्स वहाँ भी इकट्ठी कर सकते हो, जैसे दिल करे। अच्छा जी, तो वर्किंग नंबर 5 जी, बजट टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए 27,000 पर टन इनटू एक्चुअल नहीं लेना, क्योंकि ये बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये बजट की बेस पे निकली होती है, ठीक है ना। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर बजटेड कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी जो होती थी, तो बजटेड या नॉर्मल कैपेसिटी तो कितनी थी? 33 टन। तो ये जो बजटेड एफओएच निकलते हैं एब्जॉर्ब्ड, बस बिल्कुल एंड हो गया, मुझे पता तुम शदीद थक गए हो, बस ये गया, ये हिम्मत की है तुमने वैसे जी। 33 टन, आंसर इज 8,91,000, ठीक है जी। ये 8,91,000 रुपीज इधर ले आओ, और इसमें से माइनस करना है आपने। अच्छा, इसी को यहीं बढ़ा लेते हैं, 8,91,000 इंटू 1.05 जी। वो बेटा आंसर बताओ ना डायरेक्ट, ₹44,450 एडवर्स। सत्ताईस हजार को क्या कर दें? 27,000 को क्यों बढ़ा रहे हो? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी है, पर यूनिट बजटेड तो नहीं ना बढ़ी। बजट फिक्स कॉस्ट निकालो ना भाई, असल फॉर्मूला तो याद करो, ये निकला कैसे होगा? बजटेड एफओएच कॉस्ट जो एओआर होता था पर टन, निकला कैसे होगा? दरअसल निकला कैसे होगा? ये क्या आंसर है? 891, ये यूं निकला होगा असल में, ₹891,000 रहा होगा, ₹891 डिवाइड बाय 33 टन इन्होंने किया होगा, तो इनका ₹27,000 यही बनता है ना पर टन आया होगा उस वक्त। ये जो ओएआर होता था, ये तो इस बेस पे निकला होता था। नहीं, एक्चुअल तो नहीं ना, बजटेड की बेस पे ओएआर है ना बेटा। ये क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो तो याद करो। अब फिर वही बेसिक वाली बात भूल रहे हो। एफओएच एब्जॉर्ब्ड होता है, जो एफओएच जो होता है, एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है, ये स्टार्ट में खड़े होकर बजटेड एफओएच को बजटेड यूनिट्स के साथ डिवाइड करके निकालते हैं। एक ओएआर निकलता है, उसके बाद बजट्स को डस्टबिन में फेंकते हैं, याद करो। तो ये बजट्स को ये निकालने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया था, ये रेट लेकर चले हैं आगे हम, ठीक है। अब ये बजटेड है ओएआर, तभी तो जब वॉल्यूम में जाते हैं तो इस 27,000 को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब्ड निकलते हैं। ये तो नहीं ना एब्जॉर्ब्ड, ये तो बजटेड थे, ठीक है। तो ये बजटेड थे और ये टोटल जो है ये बदल गए, ठीक है जी। नहीं, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअल के साथ तो नहीं ना आ सकती। अगर आप 27,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एब्जॉर्ब्ड निकलेंगे। ओएआर को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल एफओएच निकलते हैं या एब्जॉर्ब्ड निकलते हैं? बस तुम फिर एफओएच को रिवाइज करो जाके, अगर एक्चुअल निकलते हैं तो। अभी दिखाता हूं क्या हो गया, 5 मिनट और से, अभी दिखा 5 मिनट और से तुम्हें मैं बेटा कुछ और ही करवाता हूँ, ठहर।
ये मैंने 2 दिन पहले भी ओपन किया था, शायद आप तशरीफ नहीं लाए होंगे उस क्लास में। FOH, ये जो सिंगल OAR होता है, सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट, इसमें स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर हम OAR कैलकुलेट करते हैं, बजटेड FOH ओवर बजटेड बेस। ये वो 891 बजटेड FOH थे जिसको उन्होंने 33 टन बजटेड प्रोडक्शन, इधर देख लो यार, 33 टन बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके OAR निकाला होगा। ये करने के बाद, OAR निकालने के बाद मैं कहता होता था इसको उठा के फेंक दो डस्टबिन में, ये बात याद आई। अब ये OAR निकाल कर आगे चलते थे और एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते तो एब्जॉर्ब्ड निकलते थे, फिर पीरियड एंड पे जाते थे तो एक्चुअल FOH सामने आते थे, ये एब्जॉर्ब्ड और वो एक्चुअल कंपेयर करके वेरिएंस निकालते थे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये जो निकला था 27,000, इसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो एब्जॉर्ब्ड FOH निकलेंगे। यहां एब्जॉर्ब नहीं है, वो वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आता है। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस है जिसमें बजटेड FOH और एक्चुअल FOH को हमने कंपेयर करना है। गॉट इट? ठीक है जी, अब कमी कोताही माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल जो है मेरी तरफ से ये ख़त्म है। ठीक है, आपने अब अभी से ही शुरू कर देना है दबा कर, जो रिवीजन प्लान आपको पुराना मिला हुआ है उस 99% वही होना है। सिर्फ उसमें मैंने वो लेक्चर नंबर्स उड़ाने और कोई एक आधा सवाल निकालना तो शायद ही हो, कोई एक आधा डाल दूंगा और। ठीक है, तो 99% क्वेश्चन वही हैं। आपने बस ये करना है कि हर टॉपिक रिवर्स ऑर्डर में चलें और जो टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक का क्वेश्चन एक सिटिंग में करें। मैं बार बार कह रहा हूं, ये महीना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। 3-4 सवाल मेरी तरफ से रह गए हैं, मैं वो इसीलिए अब कल और परसों पे नहीं खींच रहा। FAR1 वाले भी आ रहे हैं, मैंने कहा 2-3 दिन और खींचूं आपको, आप लोग लटके ही रहेंगे। आप सुकून से तैयारी करें। रीसेंट अटेम्प्ट है, रीसेंट अटेम्प्ट तो अभी टेस्ट हुई है, वो चीज़ ज़रा कम ही आती है पर इंपॉर्टेंट तो होती है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एडजस्टमेंट यूज़ हो जाती है। लेकिन आप फिलहाल अपनी तैयारी करें। इनसे मैं डिसाइड कर लेता हूँ फिजिकल वालों से, या चलो ठीक है आपके साथ जूम मीटिंग होगी तो आप भी मुझे मशवरा दे देना, आपसे भी पूछ लूँगा। मेरी राय ये है कि मैं सोमवार को आऊँ, तब तक आपकी तैयारी भी एक बार हो चुकी होगी, रिवीजन पूरी, तो वो जो 3-4 सवाल हैं उनको देखने का, अटेम्प्ट करने का आपका लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। प्लस जो है वो आपको टाइम भी मिल जाएगा, भैया आप खाम ये लंबे नहीं होंगे। तो मैं सोमवार को यहीं क्लास में बोर्ड पे कराऊँ, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इन बच्चों ने जिद की, इनसे मैं अभी राय पूछ लेता हूँ, और आपने भी जो है वो जूम मीटिंग हो जाती है उस सोमवार से पहले जब, तो आप कहते हैं नहीं 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 आप कंप्यूटर पे ही भेजे, तो ठीक है, मुझे तो आसानी है, घर से बैठ के कंप्यूटर पे सवाल करा दूंगा। ठीक है, चलो बल्कि आप लोग इधर ही ज़रा ऑन ही रखो। क्या ख्याल है जी, सोमवार को करें या कंप्यूटर पे कर लें जुमेरात जुमे को? सोमवार करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप एक पूरी रिवीजन करके पेपर के लिए तैयार होके आएंगे, फिर आपको परेशानी सही होगी, यार अभी भी नहीं समझ आया। ठीक है, वो 2-3 सवाल हैं ऐसे ही हैं, बस फिलहाल तैयारी पूरी कीजिएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से अब आपको सोमवार तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी।